से ज़्यादा रहे हैं, जनाब मौलाना फज़ल रहमान साहब, उनके बारे में कुछ बात करेंगे। क्योंकि मौलाना साहब और इमरान खान के दरमियान बड़ी लफ्ज़ी जंग जो है, वो कई अरसे से जारी है। इन्होंने उनको यहूदी एजेंट करार दिया और उन्होंने इनको डीज़ल का नाम जो है, वो दे दिया। लेकिन आज कल जो सऊदी अरब और मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है, उस पे मौलाना फज़ल रहमान साहब ने बिल्कुल चुप साध दी है और समझ नहीं आती कि ये चुप क्यों है। लेकिन बहुत सारी मीडिया में और अदारों में ये बातें हो रही हैं कि इन्होंने क्यों जो है वो अपना क्या क्या कहते होते हैं कि अपनी जो सियासत है उस पे खामोशी जो है वो अख्तियार कर रखी है। मेरे मौजूद मेहमान जो हैं उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। जनाब लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। मुसलमानों की आवाज़ हर जगह बनते हैं और आज भी इनसे हम बातचीत करेंगे कश्मीर के हवाले से भी और सऊदी अरब और मिडल ईस्ट में जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उस हवाले से भी। और दूसरी तरफ जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब हमेशा मेरा साथ देते हैं प्रोग्राम में, उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। लेकिन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहता हूँ कि ये ज़रा इज़राइल के बारे में जो बयान इन्होंने दिया है, ये भी ज़रा सुन लीजिएगा। जो हम उस पर मज़ीद इसलिए बात नहीं करना चाहते कि इसमें बैठने की ज़रूरत है और तमाम सियासी क़ुव्वतों को एक ही मौक़िफ़ इख्तियार करना है और इस मुल्क और इस ख़ित्ते की खातिर एक मौक़िफ़ इख्तियार करना है कि हम अब इसके बाद हमें क्या करना है। लिहाजा हम इस बात पे वाज़ेह हैं कि हम फ़ख्र अफ़गान बादशाह खान के सोच और फ़िक्र के मुताबिक, अमन के मुताबिक, अदम तशद्दुद के मुताबिक सारी दुनिया से नफ़रतें ख़त्म करना, तशद्दुद ख़त्म करना, हर एक की हैसियत को तस्लीम करना, भाईचारे के साथ रहना, यही हमारा मकसद है। और हम समझते हैं जी, मौलाना साहब साथ बैठे हुए हैं और सब जो है वो हिला रहे हैं कि उनके साथ इत्तेफ़ाक करते हैं। तो आप दोनों जो हमारे मेहमान हैं इस वक़्त, उन्होंने सुना है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं दोनों हज़रात। पहले आता हूँ लॉर्ड नज़ीर साहब आपकी तरफ। आप क्या समझते हैं कि जो सिचुएशन इस वक़्त मिडल ईस्ट में बनी हुई है, पाकिस्तान में उसका क्या किरदार होना चाहिए और मौलाना फज़ल रहमान साहब ने क्यों चुप साधी हुई है इस मसले पर, वो क्यों नहीं बोलते? ज़्यादातर हमारे उलमा जो हैं वो भी खामोश हैं, पर क्या वजह है इसकी? जी लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब। जावेद काजी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरे ख्याल में दुनिया भर में जो इंसाफ प्रस्त लोग हैं जिन्होंने हमेशा इंसाफ की बात की और जो जस्टिस मेरे ख्याल में फ़लस्तीनी, कश्मीरी और दुनिया के मज़लूम लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है उनके हवाले से लोगों का जो मौक़िफ़ है वो चेंज नहीं हुआ। तो चाहे यूएई और देखें एमबीएस और एमबीजी मेरे ख्याल में मुस्लिम उम्मा के लिए बैड न्यूज़ हैं दोनों। ये पाकिस्तान अगर खुश करने के लिए कुछ कहे तो ये उनकी अपनी मर्जी। मैं नहीं समझता हूँ कि उन्होंने कुछ डिलीवर किया है, क्योंकि जब आपको पता है कि जॉर्ज कुशनर जो है जो ज़ायनिस्ट है खुद हिमसेल्फ, और वो डोनाल्ड ट्रंप का स्पेशल एनवॉय, स्पेशल हर चीज़ और सन इन लॉ, और वो ही इसराइल मिडल ईस्ट पॉलिसी को डील करता है और सऊदी अरेबिया यूएई को भी वो डील करता है और बहरीन भी तैयार बैठा है और दूसरे ममालिक भी। मैं तो क्योंकि इनके बहुत नज़दीक जाके बहुत पहले जब लॉर्ड जैनर जिंदा थे उनके साथ जब मैं नया मेंबर ऑफ हाउस लॉर्ड्स बना था तो मैं इनके साथ प्राइवेट मीटिंग्स इन अरब के साथ जो ज़ायनिस्ट दोस्तों की होती हैं वहाँ पे इनके एम्बेसडर्स तो पहले ही बैठे हुए हैं, सिर्फ उनका बोर्ड नहीं लगा हुआ था। वो ट्रेड और वो सिक्योरिटी और दूसरी जो एडवाइस वो देते हैं इन ममालिक को, वो पहले से हो रहा था। अब तो क्योंकि हालात इतने ख़राब हो चुके हैं मिडल ईस्ट के कि वहाँ पे कोई फ़लस्तीनियों की सपोर्ट जो है वो अरब लीग से भी नहीं मिल रही, और फिर मिस्र, सऊदी अरेबिया, बहरीन, क्योंकि कतर की वजह से, और फिर क्योंकि एक डिवाइड पैदा हो गया है तुर्की और कतर और दो चार और मुल्क जो, और आपने देखा था कि मलेशिया में जो मीटिंग हो रही थी उसमें जो ममालिक वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे जिसमें
पाकिस्तान भी था, लेकिन सैडली ये तो चौधरी साहब बता सकेंगे, वो प्रेशर जो पड़ा था $1 बिलियन की वजह से, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वहाँ पे अग्री कर चुके थे कि वो वहाँ पे तकरीर करेंगे, लेकिन वो वहाँ पे नहीं गए क्योंकि जो बैंकर हैं उन्होंने कहा कि पैसा हमें वापस करो वरना तुम वहाँ पे उस मीटिंग में नहीं जा सकते हो। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है। अब तो मेरे ख्याल में वो भी पैसे भी वापस दे दिए हैं वो चाइना से लेके, अब क्योंकि हम चाइना के गुलाम बन गए हैं या सबसर्विएंट हो गए हैं, तो शायद बाजवा साहब के जाने की वजह से कुछ हालात थोड़े से बेहतर हों, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड के हालात बहुत ख़राब हैं। उसकी एक वजह तो मेन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ईरान और सऊदी अरेबिया की वजह से, फिर जो कॉन्फ्लिक्ट OIC और अरब लीग की वजह से, और उसके अंदर भी तुर्की एक तरफ, सऊदी अरेबिया और UAE दूसरी तरफ। UAE और सऊदी अरेबिया आप समझ लें कि वाशिंगटन DC से रिमोट कंट्रोल से ही आजकल काम कर रहे हैं। जी, इफ्तिखार भाई आपकी तरफ आता हूँ। हमारे चीफ जो हैं पाक आर्मी के, वो गए हुए हैं सऊदी अरब। आप समझते हैं कि सिविलियन हुकूमत को जाना चाहिए था या कि इन्हीं को जाना चाहिए था? ये सारे मामलात क्या हैं? और मैं ख़ास तौर पर आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, कि मौलाना साहब और इन जैसे और बहुत सारे उलमा जो हैं वो इस बात पर क्यों खामोश हैं, क्यों नहीं तनकीद करते सऊदी अरब पर? जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मौलाना साहब के साथ बैठे हुए, ये भी ये ANP के बड़े लीडर हैं, और इन्होंने जो बात की है बज़ाहिर वो यही कह रहे हैं कि जी आप जो दुनिया के जो फास्ट मूविंग जो सिनेरियोज हैं, तेजी से बदलते हुए हालात हैं, आप उसके मुताबिक एक्ट करें। वो क्या है जी? वो कि आप इसराइल जिस तरह UAE उसको कर रहा है एक्सेप्ट, आप उसके बाद जिस तरह लॉर्ड नजीर साहब ने फरमाया है कि बहरीन भी उस लाइन में है, फिर मराकश के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो नेक्स्ट, और सऊदी अरेबिया के बारे में ये कहा जा रहा है कि भी एंड पर जाकर ये उसको एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने का तरीकाकार जरा डिफरेंट भी हो सकता है। देखें आप, जिस तरह आज उन्होंने अपना सफारत खाना खोल लिया, सऊदी अरेबिया ने भी अपने जो फजाई है अपना सऊदी अरेबिया की फजा जो है वो उसके तैयारों के लिए खुली है, उसके पैसेंजर्स के लिए भी खुली हुई है। और दूसरा जो अब अहम बात यह है कि वो 30-40 बिलियन डॉलर्स का जो वो है बिजनेस जो है इंडिया के साथ, तो वो सऊदी अरेबिया कभी इंडिया को नाराज नहीं कर सकता। इस हवाले से वो कश्मीर के इशू पर वो जो एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए वो वाला कंसेप्ट वैसे ही खत्म हो गया। तो लिहाजा ये जो जनरल बाजवा साहब जो गए हैं सऊदी अरेबिया को, ये चीज क्लियर है, ठीक है। वो इमरान खान के साथ उसकी मीटिंग भी हुई थी, इधर MBS यहाँ पे आया था, यहाँ से वो फॉल्स प्रोमिसेस जो है वो करके गया था, उससे दुगने तिगने प्रोमिसेस जो है वो कीमतों के वो उधर इंडिया के लिए वो करके गया, और कश्मीर में टूरिज्म को डेवलप करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उसने पेशकश की है। तो वो जो कश्मीर का कंसेप्ट है ना, उनके नजदीक के जी एक उम्मत है, वो आप उसको भूल जाए कि वो उनके वो ये देखते हैं कि जी हमें जो फाइनेंशियल बेनिफिट जो है, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट है उनके मुताबिक, जिस तरह वेस्टर्न कंट्री सोचती हैं या दूसरी कंट्री सोचती हैं, उसके मुताबिक उसको टेप। जहां तक ये DGISI और ये आर्मी चीफ गए हैं, आर्मी चीफ ने से पहले 1-2 दिन पहले सऊदी अरब के जो सफीर हैं पाकिस्तान में, उनसे उनको बुलाया हंगामी तौर पर, और उनको तमाम मैसेजेस कन्वे किए हैं कि ये UAE और फिर जिसकी बैक पर आप सऊदी अरब के हवाले से बात हो रही है, तो आप का जो मुसलमानों का जो मौकफ है, पाकिस्तान का मौकफ है, आप उसको इस तरह आप रद्द नहीं कर सकते। तो और दूसरी जो बात की आपने कि जी वो सिविल गवर्नमेंट को होना चाहिए, सिविल गवर्नमेंट से ऑलरेडी वो डिस्कशन कर रही है, उनको ये पता कि एक ही सिर्फ उनके पास ऑप्शन थी पैसे का। सिविल गवर्नमेंट के साथ उसने बात नहीं कर सकता, तो पैसों की उनको जरूरत नहीं है, पाकिस्तान से तो नहीं उसने कर्ज लेना। एक चीज जो हजाज मुकद्दस है उसकी जो वो की जा रही है, सिक्योरिटी की जा रही है, पाकिस्तान आर्मी कर रही है। और मैंने पिछली दफा भी आपको कहा था कि आर्मी जो MBS है उस पर 2-3 दफा हमले भी हो चुके हैं, और उसकी अपनी खानदान के अंदर भी उसके साथ प्रॉब्लम है। उसने कई प्रिंस और अपने जो चचाओं को और जो रॉयल जो फैमिली के लोग हैं उनको गिरफ्तार किया हुआ है।
ठीक है। उससे पहले उसने पैसे जो है बाजार निकालने के लिए लोगों को, प्रिंस को 7 स्टार होटल 5 स्टार होटल्स में कैद रखा, कई महीने कैद रखा और पैसे रिकवर किए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि DGISI और DGISI का जाने का मतलब क्या है, वो नेशनल सिक्योरिटी के वाले से उसने बात करनी है, ठीक है ना। और आर्मी चीफ का जाने का मकसद यह है, वहां पे रहील शरीफ से भी मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ की, और उससे पहले भी रहील शरीफ की आपको याद होगा जिस वक्त कश्मीर के वाले से जो बात करनी थी, नक्शा पास करना था कश्मीर के वाले से, तो नक्शे से पहले उनका आर्मी चीफ ने जहांगीर करामत को भी बुलाया था, उनसे मीटिंग की थी, और इनको भी बुलाया था जनरल रहील को। और जनरल रहील आपको पता है कि वहां के आर्म्ड फोर्सेस के कोई चीफ हैं। अब हमें अभी तक अंदाजा नहीं हुआ कि एक्चुअल उनकी ड्यूटी क्या है अभी तक, क्योंकि हमने देखा तो नहीं है उनको कोई इस तरह की ड्यूटी अदा करते हुए, लेकिन वो उसका राब्ते में है। बज़ाहिर मुझे ये लगता ये है कि आर्मी चीफ और DGISI के जाने के बाद ये कुछ मामला थोड़ा सा किसी हद तक कूल डाउन होगा। लेकिन आप देखें, जहां तक इनके वेस्ट आर्मी चीफ को पहली दफा तो नहीं गए हैं, आर्मी चीफ से पहले भी कई दफा जा चुके हैं, जनरल रहील के कई विजिट्स हो चुके हैं, और उनके भी शहजादों के और आदिल जुबैर जो है उनके वजीर खारजा, वो कई चक्कर लगा चुके हैं। तो ये जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है ना, जिस तरह यूनाइटेड स्टेट के जो है वो एक अलग ब्लॉक बन रहा है, चाइना का अलग ब्लॉक बन रहा है, जिसके अंदर पाकिस्तान है, टर्की है, मलेशिया है, और ये जो कंट्रीज हैं, और दूसरी तरफ आपके जो इंडियन ब्लॉक है, इसराइल का ब्लॉक है, और अरब कंट्रीज। अब अरब कंट्रीज जो है वो आप भूल जाएं कि वो पहले वो था, हालांकि जॉर्डन जो है, और उसका 1967 में उसका इलाके पर कब्जा किया गया, और उसके बाद ये जो दूसरे जो ममालिक उसके साथ, मिस्र का गोलान हाइट्स, उस पर कब्जा किया गया। तो लेकिन यही वो ममालिक है, जॉर्डन, और जहां पे सफारत खाने पहले से ही कायम है, ठीक है ना, और UAE का सफारत खाना कायम है, और आहिस्ता आहिस्ता दे आर ट्विस्टिंग टुवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन, जिसे वर्ड डिप्लोमेटिक वर्ड यूज के, नॉर्मलाइजेशन ऑफ द रिलेशंस विद उनका। और ये जो मौलाना हजरात हैं जो आप बात कर रहे हैं, मौलाना हजरात जो हैं वो उनका ना 3 या ना 13 में उनका कोई रोल है। वो कभी इन अगर मैं और ज्यादा सख्त बात करूंगा तो ये पिस्तौल लेकर निकल आएंगे बाहर। तो ये इन लोगों का कोई रोल ही नहीं है इन तमाम मामलात में। वो देख रहे हैं कि जहां से मुझे इक्तदार में एंट्री हो सकती है, वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं। आपको याद होगा कि वो जो लीक्स निकली थी उसमें क्या कहा गया था, अमेरिकन सफीर को उसने क्या कहा था कि आप मुझे अगर सदर बनाते हैं या वजीर आजम बनाते हैं, मौलाना साहब जी जी, तो उसमें मौलाना साहब ने यही कहा था कि जनाबे वाला कि आप एक दफा मौका दे के देखें तो हम आपको ये जरदारी और नवाज शरीफ से बेहतर परफॉर्मेंस अदा करके दें। तो आप मौलाना साहब से कोई एक्सपेक्ट ना करें। अगर ये बात यहूदी लाबी की होती, तो यहूदी लाबी की बात होती तो इमरान खान को सारी उम्र यहूदी लाबी कहता रहा है ना, और खुद उसको नहीं पता था उसके अपने हल्के के अंदर कितनी यहूदी लाबी है कि वो जो है एक PTI के एक मेंबर से वो लीड के साथ वो हार गया था, ठीक है ना। तो ये हमें इन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। वी डोंट एक्सपेक्ट, वो तो अपनी दुकान चलाकर बैठा हुआ है, और नाराज क्यों है, औखा क्यों है कि वो साफ वो कहता है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने उसके साथ धोखा किया है। चले आज भी जो सबसे ज्यादा तकलीफ है, मैं लॉर्ड नजीर अहमद साहब को भी यहाँ लेकर आता हूँ। लॉर्ड साहब, रहील शरीफ साहब एक अरसे से सऊदी अरब में है, और उनका माशाल्लाह कद काट भी बहुत बड़ा है वहाँ। तो उनके होते हुए ये सारी बातें जो हैं वो कैसे मिडिल ईस्ट में हो रही है? क्या उनकी कोई इनपुट नहीं होती? जिस तरह आपको चोई साहब ने करेक्ट किया है, ये गोलान हाइट जो है वो सीरियन हैं, वो इजिप्शियन नहीं है। प्रोग्राम की वजह से वो करेक्शन ज़रूरी है। और ये मेरे ख्याल में मज़हब के साथ लॉबी नहीं करना चाहिए, जूइश लॉबी, हिंदू लॉबी। वो ज़ायनिस्ट लॉबी हो सकती है या हिंदुत्व लॉबी हो सकती है, क्योंकि हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में बैठे तो पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो रहील शरीफ साहब हैं वो उनको सिक्योरिटी मैटर्स के लिए एडवाइज़र, वो चीफ ऑफ आर्मी नहीं है वहाँ पे, वो एडवाइज़र, उनके लिए अच्छी तनख्वाह है। यानी रूमर्स पहले तो $1 मिलियन पर मंथ के हिसाब से लोग बता रहे थे। मुझे नहीं पता कि उनकी सैलरी कितनी है। लॉर्ड साहब वो कितनी एडवाइस लेते होंगे रहील शरीफ साहब से? देखें, रोशनी डालिए।
नहीं देखें, वो उसकी वजह है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर था। क्योंकि मैंने सिर्फ आपको 15-20 मिनट का कहा था, तो आई नीड टू फिनिश दिस। मैं वो काजी साहब, एक्चुअल बात ये है कि जब ये रहील शरीफ साहब को एडवाइजर रखा गया था, ये एक मुस्लिम आर्मी की बात की गई थी कि मुस्लिम आर्मी जो है वो ये मुझे याद है कि जब मैं कतर गया था तो कतर के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि ये व्हाट्सएप ग्रुप मुस्लिम आर्मी बनी है, और वो तकरीबन 35-37 ममालिक की मुस्लिम आर्मी जो है वो उन्होंने व्हाट्सएप भेजा था सबको, और कहा था कि वी आर हैविंग अ मीटिंग, वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस and we want you to be part of it। और वो मुस्लिम आर्मी सच कोई नहीं थी, वो एक सिंबॉलिक थी फौज ईरान के खिलाफ। लोग तो म्यूट कर जाते हैं ना, मैं खुल के कहता हूँ। सऊदी अरेबिया और यूएई जो है उन्होंने वो, क्योंकि सुन्नी ब्लॉक और शिया ब्लॉक के हवाले से उस वक्त थ्रेट हो रही थी ईरान से, तो उसके लिए इन्होंने ये 30-35 या 35-37 ममालिक की फौज का सिंबॉलिक हेड जो है वो रहील शरीफ साहब को रखा था। और वो उसकी वजह ये थी क्योंकि पाकिस्तान फौज जो है इस सारे ब्लॉक में सबसे ज्यादा फौज और सबसे ज्यादा पावरफुल फौज विद न्यूक्लियर वेपन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑन बोर्ड लिया था। लेकिन मुझे पता है कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट ऐसे किसी प्रोजेक्ट में, वो चाहे रहील शरीफ आर्मी के चीफ भी रहे हैं, लेकिन वो इस ऐसे प्रोजेक्ट में वो नहीं शामिल होना चाहते जहां पे मुस्लिम वर्ल्ड की डिवीजन हो। और इसी वजह से आपने देखा था कि इमरान खान साहब और जनरल बाजवा साहब दोनों सऊदी अरेबिया भी गए थे और उसके फौरी बाद वो ईरान भी गए थे ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील ना हो जाए। तो वो वहाँ पे सिंबॉलिक हेड हैं, और उसकी वजह जिस तरीके से मैंने कहा, आप समझ लें सियाने आदमी हैं कि वो ईरान और वो जो मिलिट्री गेम होती है उसकी स्ट्रैटेजी होती है, उसकी वजह से उनको वहाँ पे रखा गया था। और क्योंकि रहील शरीफ साहब एक जेंटलमैन हैं, एक अच्छे सोल्जर हैं, उनसे पर्सनल सिक्योरिटी जिस तरह आपने जिक्र किया, वो उनके जितने भी पैलेसेस हैं उनके सिक्योरिटी के हवाले से, उनके जो क्योंकि अभी तक तो सऊदी अरेबिया और यूएई और ये ममालिक जिनके पास बिलियंस और ट्रिलियंस पैसा है, ये एक सबसे गरीब तरीन मुल्क यमन जो है उसको डिफीट नहीं कर सके। तो इनके पास तो यानी खाने के लिए बड़े बड़े लैम्स तो होते हैं और बड़े बड़े वो सब कुछ होता है, लेकिन लड़ने के लिए आप देखते हैं कि वो एक ड्रोन आके उनके पूरी की पूरी जो ऑयल सप्लाई है उसको डिस्ट्रॉय कर जाता है। और वो ईरान के बने हुए जो ड्रोन्स हैं, इवन दो माइटी जो अमेरिका है वो भी इनको सप्लाई करता है सारी डिफेंस इक्विपमेंट। सो देयरफॉर मुझे याद है कि जब F-16 सऊदी अरेबिया ने खरीदे थे तो सऊदी अरेबिया को ये भी इजाज़त नहीं थी कि उन F-16 को खुद फ्यूल कर सकें। फ्यूल के लिए भी उन्होंने अमेरिकन अंग्रेज रखे हुए थे जो उनको फ्यूल करते हैं। पायलट तो खैर 2-4 इनके प्रिंस हैं जो करते हैं। प्रिंस सुल्तान है एक, प्रिंस सुल्तान का बेटा बंदर बिन सुल्तान वो F-16 चलाता है, 2-4 और हैं। लेकिन ये जो स्ट्रेटेजिक जो उनकी चीज़ें हैं वो अभी तक अमेरिकन के पास ही हैं, लेकिन इनको इसलिए रखा गया है ताकि कुछ ना कुछ इनके पास वापस आए। बट दे आर नो थ्रेट टू एनीवन। सऊदी अरेबिया, वो देखें वो वीडियो मैं आपको भेज सकता हूँ काजी साहब, जो जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि दे हैव द मनी एंड वी हैव द पावर। they have the money, they have the dollars, and we give them the products, and they spend $450 billion a year with us, और पता नहीं year है या कितना, तो वो आप अंदाजा लगा लें। तो ये अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से ये थोड़ी सी पनिशमेंट और ह्यूमिलिएशन भी है, बेइज्जती भी है कि वो डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी जो है वो आपकी इतनी बेइज्जती जो है वो ऑन द एयर कर सकता है। तो वो ये होती है इनके लिए।
अल्लाह सुब्हान ताला मुस्लिम वर्ल्ड को और इन लोगों को बचाए। मैं काजी साहब माजरत चाहता हूँ। जी मैं बिल्कुल बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना वक्त मुझे दिया। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आइंदा भी आप मेहरबानी करेंगे और ज़रूर प्रोग्राम में आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। जी ये तो थे जनाब लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है और हमारे साथ मौजूद थे। हमारे साथ एक और साथी जो हैं वो आ चुके हैं, उनको भी हम साथ लेते हैं प्रोग्राम में। इफ्तिखार भाई, जो सवाल मैंने लॉर्ड साहब से किया था रिगार्डिंग राहिल शरीफ साहब और जो उनकी एडवाइस है वहाँ पर वो कितनी काम है और पाकिस्तान को वो कितना रिप्रेजेंट करते हैं, कि क्या सिर्फ उनका इंटरेस्ट जो है वो सऊदी अरब ही है? जी इफ्तिखार भाई। देखें, सऊदी अरब के साथ इंटरेस्ट देखें, सऊदी अरब के साथ इंटरेस्ट हम किस तरह देखते हैं। राहिल शरीफ की अगर पाकिस्तानी आर्मी के साथ एफिलिएशन ना हो या टूट चुकी हो तो वो ये कोई जो सऊदी अरब का जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अभी तक उन्होंने कोई यूनिफॉर्म असाइन नहीं की गई, जो भी बेशक जिस तरह लॉर्ड नजीर साहब कह रहे थे कि ये ईरान के लिए उन्होंने एक तरह की वो फौज बनाई थी, लेकिन बज़ाहिर ईरान के लिए ये मुखालिफ जो है उन्होंने जो मुख्तलिफ मुल्कों की फौज इकट्ठी करने की कोशिश की गई थी, हमें बज़ाहिर उसका अमली मुजाहरा नजर नहीं आ रहा। ठीक है ना जी। तो या उसके बाद क्योंकि आर्मी चीफ जो है हमारे ईरान के भी दौरे करते हैं, जिस तरह लॉर्ड नजीर साहब खुद फरमा रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब इंसान की जो यूनिफॉर्म जिस पाकिस्तान आर्मी का वो सर्विंग ऑफिसर नहीं है, इस तरह के आर्मी चीफ तो और भी जिंदा हैं हमारे, जिस तरह अब्दुल वहीद काकड़ साहब हैं, इस तरह असलम बेग साहब हैं और दूसरे जो मुशर्रफ साहब हिमसेल्फ हैं। तो और भी हमारे वो आर्मी चीफ जनरल कियानी साहब हैं, अशफाक कियानी, क्योंकि उनके साथ उनकी जाती मुरासम हो गए थे उनका जब वो अपने टेन्योर में आना जाना उन्होंने शुरू किया था। तो अब भी उनका कोई इफेक्टिव किस्म का प्रैक्टिकल रोल नहीं नजर हमें आ रहा। और जहां तक आप कह रहे हैं कि उनको समझाने की बात है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये डिप्लोमेटिक जो इनके बैकडोर डिप्लोमेटिक चैनल्स होते हैं वो बकायदा उनको रिस्टोर रखा हुआ है। और ये ही जो डिप्लोमेटिक रिस्टोर एंड मुमकिन है इसमें जनरल राहील साहब ने आज जो मीटिंग हो रही है, हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त शायद मीटिंग हो रही है उनकी, तो वो जनरल राहील साहब ने ही मामलात को कुछ संवारने की कोशिश की होगी। अब जब मीटिंग के जब मिनट्स बाहर आएंगे या मीटिंग के जो कम्युनिके जो है वो बाहर आएगा, फिर हम कुछ उस पर एनालिसिस कर सकेंगे कि ये किस हद तक है, या क्या ये उसी तरह आई वॉश है जिस तरह के हमें पहले नजर आ रहा, जिस तरह पहले भी जनरल राहील भी कई दफा जा चुके हैं, इसी तरह जनरल कमर जावेद बाजवा साहब कई दफा इंटरैक्ट कर चुके हैं। लेकिन ये जो नई डेवलपमेंट है, इसराइल की एंट्री जो हुई है अरब कंट्रीज के अंदर, और जिस तेजी के साथ अरब कंट्रीज के बारे में कहा जा रहा है कि इनको जो कबूल कर लिया जाएगा या तस्लीम कर लिया जाएगा, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि फलस्तीन का जो स्टेटस क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान का हमेशा से ही मौकफ ये रहा है कि फलस्तीन जो है वो और उसकी रियासत जो है वो सेपरेट होनी चाहिए और उसको पूरे हकूक मिलने चाहिए। जबकि इसराइल जो है वो उससे पहले 48 से पहले तो वो यहूदी वो नहीं थी वहां पे, वो तो मुसलमानों एक हजाज मुकद्दस कहलाता था। इस तरह हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर किस तरह हो रहा है, और ये पाकिस्तान उस हवाले से एक पिवटल रोल रखता है कि जिस तरह एक मेन जो है एक रोल जिसे उसकी वजह, अब सिर्फ एक चीज हमने देखनी है, जो मैं एनालिसिस जो अधूरा था वो चले गए हैं अपना लॉर्ड नजीर साहब, लेकिन मेरे ज़हन में भी और अक्सर पाकिस्तानियों या एनालिस्ट के ज़हन में है कि हमारे जो पाकिस्तान आर्मी है वो सपोर्ट कर रही है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हजाज मुकद्दस की और MBS की। क्या हजाज मुकद्दस की सिक्योरिटी या पाकिस्तान की सिक्योरिटी को एक तरफ करने के बाद जो उनके नेशनल जो उनके एसेट्स हैं, जिस तरह हमारे सेक्टर जो मुसलमानों के हैं, क्या वहां पे इसराइल की फौज लगा दी जाएगी? क्योंकि मैं जो पढ़ रहा था इनका UAE का जो इनके साथ जो डील हो रही है उसमें जो मुआशी तौर पर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को डेवलप करना चाह रहे हैं, उसमें एक इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हम आपके जो सिक्योरिटी के इंटरेस्ट हैं जो उसको हम वॉच करेंगे। अब सिक्योरिटी का इंटरेस्ट कैसे वॉच किया जाता है? वो ऑब्वियसली वो आर्म्ड फोर्सेस जो है उनकी और उनको जो डिफेंस की टेक्नोलॉजी है वो फराहम करना है।
तो लिहाजा ये जो मेरा सवाल अभी भी वो तृष्णा है कि क्या इसराइल की जो आर्मी है पाकिस्तान दुनिया के में जो मुसलमानों के हजाज मुकद्दस है वहां पे भी आ सकती है, ये नहीं आ सकती। उनको पाकिस्तानी आर्मी की फिर जरूरत ही नहीं रहेगी, जनरल रहील की फिर जरूरत ही नहीं रहेगी। और लेकिन देखना ये है कि वहां के जो अवाम हैं, वहां के जो इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एमबीएस ने इसराइल को इसलिए अभी तस्लीम नहीं किया। वो इस चीज को कितना एक्सेप्ट करते हैं वहां की जो अवाम है इफ्तिखार भाई, वो देखना पड़ेगा कि वो कितना इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। आप हमारे साथ ही रहिएगा। जी, मैं ये कह रहा हूँ। जी हमारे साथ एक और हमारे साथी जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, जनाब मियाँ मोहम्मद सदीक साहब हैं, लाहौर से इनका ताल्लुक है और साबिक यूथ के चेयरमैन भी ये रहे हैं PMLN से। इनसे हम बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम काजी साहब, बेहद शुक्रिया। जी आपने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। हमारे एक और साथी हैं लंदन से, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, उनको भी मैं बाद में शामिल करूंगा प्रोग्राम में। मियाँ साहब आपसे एक ऐसा सवाल है, माइंड न कीजिएगा, कि नवाज शरीफ साहब के इतने करीब तलकात थे मोदी साहब के साथ कि वो बगैर वीज़े के उनके घर शादी पे भी आ जाते थे और तोहफ़े जो हैं वो भी एक दूसरे को दिए जाते थे। तो नवाज शरीफ साहब कश्मीर का मसला क्यों नहीं हल करा सके? इतनी कुर्बत थी उनकी मोदी साहब के साथ। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप मुस्लिम लीग नून की पिछले दौर उठा के देख लें, कश्मीर पे हमारी क्या क्या काविशें थी। उस वक़्त तक किसी यहाँ तक हमारा मिडिल ईस्ट में असर और सूख था। क्या आप मुझे बताएं कि आज जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, क्या मुस्लिम लीग नून के दौर में था जब आपने देखा कि जब यमन का मामला आया तो मुस्लिम लीग नून पार्लियामेंट से करारदाद लाई, हर चीज़ के पार्लियामेंट के ज़रिए की जाती थी। आज आप देखें, रह गया कश्मीर का मसला। लाहौर डिक्लेरेशन जो था वो किसके ज़माने में जो है ना, उस वक्त की इंडियन गवर्नमेंट ने जो कभी पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं करती थी, वो मनारे पाकिस्तान के साए तले आके वो मान के गए। अब इस वक्त जो हम सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आप देखें इस वक्त सऊदी रिलेशंस हम कहाँ पे खड़े हैं। हमने बगैर किसी होमवर्क के वहाँ पे जो काम करने वाले मुसलमान हैं वो 26 लाख पाकिस्तानी। मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ जो बातें आप कर रहे हैं, लेकिन जो मेरा एक्चुअल सवाल था वो ये है, उसी तरफ आ रहा हूँ। जी के कश्मीर का तल्लुक इतनी कुर्बत होने के बावजूद PMLN जो है वो क्यों नहीं पेशरफ्त कर सकी कश्मीर के मामले में? क्या उस वक्त कश्मीर की ये किस दौर में जो है ना, ये